जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम अलग अलग एपिसोड में बात करते हैं कि मानवता के दुश्मन के रूप में फार्मा कंपनियां काम करती हैं। ये फार्मा कंपनियां इतनी क्रूर हैं, इतनी भयानक हैं कि ये अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक नीचे गिर जाती हैं। इन फार्मा कंपनियों के लिए जैसे ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हुए लैब में गिनी पिग, जो एक बहुत मासूम सा जानवर होता है, जिसको आप मारो, जिसको आप काटो, लेकिन फिर भी वो बड़ी मासूमियत के साथ आपकी ओर देखता रहता है। वो ऐसा शो करता है कि आप उसको दर्द दो, आप उसको तकलीफ दो, आप उसको सेक्रीफाइस करना बोलते हैं यद्यपि क्लिनिकल रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में, लेकिन उसकी आप हत्या भी करो तो वो बहुत मासूम तरीके से आपकी ओर निहारता रहता है। उसी तरीके से ये फार्मा कंपनी मरीजों को, जो इनके ऊपर इस जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है इसके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके ऊपर मरीज बहुत भरोसा करता है। वो ये कहता है कि ये जो फार्मा कंपनी है, ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा शुभ चिंतक है, मेरा ख्याल रखने वाला है, मुझे बचाने वाला है, मेरी बीमारियों को दूर करने वाला है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। ये फार्मा कंपनी और ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये केवल मुनाफे के लिए काम करती है। ये जो रिसर्च करती हैं, उस रिसर्च के जो हानिकारक दुष्प्रभाव हैं वो छुपा लिए जाते हैं। रिसर्च जो ये करती हैं तो रिसर्च के आंकड़ों में बहुत सारी घालमेल की जाती है, बहुत बड़े तरीके से आंकड़ों में हेराफेरी की जाती है। और क्या करती हैं ये फार्मा कंपनी? ये फार्मा कंपनी कोई दवा जब लॉन्च करती है तो दवा के फायदे तो कम है, नुकसान ज्यादा है। और जब इनको पता भी लग जाता है कि इस दवा के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है, तो भी ये रिसर्च में ये कहती हैं कि फायदे तो बहुत ज्यादा है, नुकसान थोड़े से हैं। और ये बहुत ज्यादा फायदे के लिए थोड़ा सा नुकसान हम झेल सकते हैं, सहन कर सकते हैं। और ये कहकर ये अलग अलग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, उनसे ये परमिशन भी ले लेती हैं। और ये रेगुलेटिंग अथॉरिटीज इनको परमिशन दे भी देती हैं, क्योंकि रेगुलेटिंग बॉडी के अंदर जो 2, 4, 5, 6, 7 एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को भी नौकरी देने का, रिटायरमेंट के बाद उनको एडवाइजर के रूप में, तकनीकी सलाहकार के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में उनको वेतन देने का, उनकी जेबें भरने का, किसी ट्रेनिंग सेशन के नाम पर सेमिनार करके उस सेमिनार में उनको फीस के रूप में मोटी रकम देने का काम यही फार्मा कंपनियां करती हैं। तो उनको, फार्मा कंपनियों को, रेगुलेटिंग बॉडी को प्रभावित करके किसी भी दवा की परमिशन लेना, उस दवा के लाभों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये सब बहुत कॉमन है, बहुत साधारण है। आज हम बात करेंगे इन फार्मा कंपनियों के ऊपर क्या क्या मुकदमे हुए हैं, इन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं। लगातार हम लगभग 10 एपिसोड बना चुके हैं। उन एपिसोड को आप वैदिक चैनल पर या आस्था ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको वो एपिसोड देखने हो तो भारत स्वाभिमान के यूट्यूब चैनल पर आप उन एपिसोड को देख सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले, यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अफीम की महामारी आई थी, ओपियोइड क्राइसिस आया था जो अमेरिका के अंदर और दूसरे कई देशों में आया। और मुख्य रूप से मैं यदि केवल अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में अफीम को दवा के रूप में लॉन्च किया गया 1990 के दशक में। और वही झूठ फार्मा कंपनियों ने बोला जो वो हर बार बोलती हैं कि अफीम को दवा के रूप में लेना बहुत लाभदायक है, नुकसान नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि अफीम की तो लत लग जाती है, अफीम तो नशा पैदा करती है। और लोग अफीम खाते हैं, पहले वो 500 मिलीग्राम लेंगे, फिर अगले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब वो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, नशेड़ी हो जाएंगे, तो 1000 मिलीग्राम लेंगे, फिर 1500 मिलीग्राम लेंगे। और किसी को पेन किलर के रूप में अफीम देनी है, अफीम उसको खिलानी है 10 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन में उसको जो एडिक्शन लगेगा वो 10 दिन के बाद उसको छोड़ नहीं पाएगा। किसी ने 1 साल तक कोई पेन मैनेजमेंट के लिए दवा ली, 1 साल बाद वो चाहे तो भी वो छोड़ नहीं पाता। डॉक्टर से दवा देकर वो लिखवाएगा, डॉक्टर नहीं लिखेगा तो अवैध रूप से लेगा, और अवैध रूप से भी उसको ओपिएट की कोई दवा नहीं मिली तो वो फिर इलीगल मार्केट में जाएगा। अफीम नहीं मिलेगी तो चरस लेगा, हेरोइन लेगा, मार्फिन लेगा, दूसरी दवाई लेकर नशेड़ी बन जाएगा। डॉक्टरों ने जब ये आशंका जताई कि ये तो बहुत खतरनाक है, अफीम तो नशे की चीज है, इसको दवा के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और दवा के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेगी। तो फार्मा कंपनियों में से जिसने सबसे पहले इस अफीम की दवा को डेवलप करने का काम किया, पर्ड्यू फार्मा के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने,
एक्सपर्ट ने ये कहा कि ये कोई लत नहीं लगाती और इससे कोई खतरा नहीं है, पेन मैनेजमेंट के लिए इससे बेस्ट कोई दवा नहीं है। इन षड्यंत्रों को करने के लिए तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। जैसे एक सोसाइटी बना दी, अमेरिकन पेन मैनेजमेंट सोसाइटी, फलाना सोसाइटी, और ये सोसाइटियों से फिर ये रिकमेंडेशन करवा लेते हैं। तो ऐसी रिकमेंडेशन करवाकर पर्ड्यू फार्मा ने अफीम से बनी हुई दवा लॉन्च की। अफीम से बनी हुई दवा खाने से लोगों को जो उनकी नशे की लत लगी और लोगों को उस अफीम की प्रेस्क्राइब जो उन्होंने डोज ली, उस डोज के कारण जो लोगों को नुकसान हुआ, उससे 2020 में, केवल 2020 में 93,000 लोगों की दवाओं से मौत हो गई, अफीम से बनी दवाओं की मौत हो गई, और दवाओं की ओवरडोज से मौत हुई थी, जिसमें 68,630 मौत केवल अफीम से बनी हुई दवाओं से हुई थी। अमेरिका में 2020 में जो कुल मौतें हुई, उनका 74% केवल अफीम से बनी हुई दवाओं का था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक साल में जो अमेरिका में कार एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, अमेरिका में आप कई बार खबरें सुनते हैं ना, कोई व्यक्ति गन निकालकर, हर घर में वहां पर गन है, कोई भी नागरिक गन का लाइसेंस बहुत आसानी से ले सकता है, तो गन निकालकर कई बार स्कूल में फायरिंग कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्से में फायरिंग कर देते हैं। तो कार के एक्सीडेंट से और गन फायरिंग में जितने लोग मरे, उससे ज्यादा केवल एक फार्मा कंपनी की एक पेन किलर खाने से लोग मर गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक है। और इसके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया, इस मुकदमे पर जो जुर्माना लगा वो 1,95,000 करोड़ का लगा। 4 जो बड़ी कंपनियां हैं, मैक्सन कॉरपोरेशन, अमेरिसोर्स बर्गन कॉरपोरेशन, कार्डिनल हेल्थ कॉरपोरेशन और जॉनसन एंड जॉनसन, इन 4 कंपनियों ने खूब खुले हाथों से यह अफीम से बनी हुई दवा बेची, लाखों लोगों को शिकार बनाया। डॉक्टरों को कहा कि आप ये दवा लिखें, जिन लोगों को जरूरत नहीं थी उनको भी दवा लिखी। और ये दवा केवल सर्जन ने नहीं लिखी, गायनी के डॉक्टर ने भी लिखी, साइकोलॉजी के डॉक्टर ने भी लिखी, ये दवा एमबीबीएस एमडी ने भी लिखी, सर्जन ने भी लिखी, मतलब हर डॉक्टर ने ये दवा लिखी। और ये दवा केवल एक व्यक्ति को नहीं खिलाई गई, ये दवा उन्होंने अमीर अमेरिकियों को खिलाई, गरीब अमेरिकियों को खिलाई, शहर में रहने वाले अमेरिकियों को खिलाई, गांव में रहने वाले अमेरिकियों को खिलाई। अमेरिका में 2 प्रकार की प्रजातियां रहती है, गोरे लोग, एक काले लोग। गोरों को भी खिलाई, कालों को भी खिलाई। वहां जो सोसाइटी के, मतलब अमेरिका के गांव से लेकर, शहर से लेकर, कस्बे से लेकर, और केवल बड़ी उम्र के लोगों को नहीं खिलाई, उन्होंने 15-15 साल के किशोरों को भी अफीम से बनी हुई दवा खिलाई, 18 साल के नौजवानों को खिलाई, 20 साल के नौजवानों को खिलाई, 70-70 साल के, 80-80 साल के बूढ़ों बुजुर्गों को यह दवा खिलाई। तो सबको यह दवा खिलाई। तो दोनों हाथों से पैसा लूटने का काम फार्मा कंपनियों ने किया। और जब 20 साल ये साबित होने में लगे कि ये नशे की ओवरडोज के कारण ये मौतें होती हैं और इनका नुकसान होता है, तो 10 सालों तक मुकदमा चलता रहा। मुकदमा चला तो 2020 में 4 कंपनियां इस बात के ऊपर राजी हुई कि हम 1,95,000 करोड़ का जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। 1,95,000 करोड़ कितना होता है, आप सोच के देखिए। 1,95,000 करोड़ का मतलब है कि भारत सरकार का जो स्वास्थ्य का बजट है वो केवल 98,000 करोड़ है। 98,000 करोड़ में एक 98,000 करोड़ और जोड़ दें तो लगभग 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान के टोटल 2 साल के बजट के बराबर होता है। और क्या हुआ, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि मैं 5 बिलियन 37,500 करोड़ रुपए का भुगतान करूंगा और 3 सालों में 3.7 बिलियन का भुगतान करूंगा, 9 सालों में 37,000 करोड़ का भुगतान मैं करूंगा। जो 3 दूसरी कंपनियां थी, उन्होंने कहा कि आने वाले 18 सालों में जो अमेरिका की सोसाइटी को लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए 1,57,500 करोड़ रुपए का भुगतान हम करेंगे, जिसमें से अमेरिसोर्स बर्गन कॉर्पोरेशन 6.1 बिलियन मतलब 45,750 करोड़ रुपए का, कार्डिनल हेल्थ कॉर्पोरेशन 6 बिलियन 45,000 करोड़ रुपए का, और मैक्सिन कॉर्पोरेशन 7.4 बिलियन मतलब 55,500 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, जिन कंपनियों के ऊपर 2-2 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हो और जो दवा 30 सालों तक बिकती रही हो, जिस दवा को अमेरिका के जाने माने डॉक्टरों ने लिखा हो, एमबीबीएस एमडी डीएम सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर
मेडिसिन के डॉक्टर से लेकर गायनी के डॉक्टर से लेकर सब डॉक्टरों ने जिस दवा को लिखा हो उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। लाखों लोग मारे गए और जो लोग जीवित रहे उनके परिवार तबाह हो गए। ये फार्मा कंपनी किसी व्यक्ति से केवल पैसे लूटे या उसको फायदा नहीं हो तो समझ आता है, लेकिन आप इनका षड्यंत्र देखिए कि दवा खिलाई, दवा के नाम से पैसे लूटे, दवा से लाभ नहीं हुआ और दवा खिलाकर उनको दवा का नशेड़ी बना दिया। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, ऐसे लोगों को भी उनकी दवा से भयंकर नुकसान हुआ और उनको नशेड़ी बनाकर उनको अफीमची बना दिया, उनको गलियों में घूमने वाला बना दिया। अमेरिका में एक कानून है कि यदि आप इल्लीगल तरीके से ड्रग बेचें, इल्लीगल तरीके से आप अफीम बेचें तो आपको जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन वही अफीम यदि फार्मा कंपनी बेचे और उसी अफीम को एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से लिखवाए तो उस डॉक्टर को कंसल्टेंसी के नाम से सैकड़ों डॉलर मिलते हैं। फार्मा कंपनी अमीर हो जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी अमीर कंपनियां बन जाती हैं। तो ये षड्यंत्र चलता है। इस षड्यंत्र में चीजों को लीगलाइज करके, रिसर्च का ढोंग करके, मॉडर्नाइजेशन का आवरण चढ़ाकर ये पाप करने का काम फार्मा कंपनियां करती हैं। और ये जो फार्मा कंपनी जो पाप अमेरिका में कर सकती हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत में ये किस तरीके का पाप, अन्याय, अत्याचार या रोगियों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इस समझौते में ये अमेरिका के सारे स्टेट में चला, कौन कैलिफोर्निया में चला, कोलोराडो में चला, कनेक्टिकट में चला, डेलावेयर में चला, फ्लोरिडा में चला, जॉर्जिया में चला, लुसियाना में चला, मैसाचुसेट्स में चला। इनके अटॉर्नी जनरल ने इनको सुना, नॉर्थ कैरोलिना से लेकर सारे। तो नॉर्थ कैरोलिना के अटॉर्नी जनरल जोस स्टीन ने कहा कि ओपियोइड महामारी ने अमेरिका के पारिवारिक सिस्टम को तबाह कर दिया। एक नहीं लाखों परिवारों के ऊपर इसने प्रभाव डाला। और उन्होंने अपनी स्टेट का नाम लेते हुए कहा कि हजारों उत्तरी कैरोलिनियों को इन्होंने मार डाला। हमारे राज्य के परिवारों ने मेरे साथ अपने प्रियजनों के बारे में दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाई हैं। कैसी कहानियां सुनाई हैं कि किसी माँ के 15 साल के बेटे का कार में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, घुटने पर चोट लग गई, डॉक्टर के पास गई, तो वो बच्चा 15 साल का जिसको सारी उम्र अमेरिका की सेवा करनी थी या स्वस्थ रहना था या परिवार की सेवा करनी थी, तो उसकी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर माँ जो खुद डॉक्टर है वो कहती है कि डॉक्टर ने इसको अफीम वाली दवाएं सजेस्ट की और अफीम वाली दवाएं सजेस्ट करने के बाद ये अफीम का नशेड़ी बन गया और नशेड़ी बनने के बाद 15 साल के युवा ने 2-3 साल के बाद अफीम की ओवरडोज के कारण दम तोड़ दिया। और ये घटना किसी एक के साथ नहीं हुई, सबके साथ हुई। तो जो इन सब की कहानियां कोर्ट रूम में सुनवाई गई और पर्ड्यू फार्मा के जो प्रमुख हैं, सैकलर फैमिली के जो मुखिया हैं, वो वहां पर बैठे थे। सारी कहानियां सुनने के बाद भी उन्होंने एक बार भी अपने इस पाप की माफी नहीं मांगी। मतलब ये फार्मा कंपनियां ये कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी दवा खाने से मरता है तो हमारा काम केवल पैसे कमाना है, यदि कोई मर जाए तो हमें उसकी परवाह नहीं है, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, हम माफी भी नहीं मांगेंगे। जब उसके ऊपर बहुत फोर्स किया गया तो उसने केवल इतना ही कहा कि हमने ये दवा बनाई, हमारा उद्देश्य तो अच्छा था, किसी को नुकसान हो गया तो हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। मतलब माफी नहीं मांगते, गलती नहीं मानते। उस कंपनी के 3 अधिकारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया गया। तो अटॉर्नी जनरल स्टीन कहते हैं कि नशे की भयानक महामारी से लाखों परिवार घूम रहे हैं, जिन्होंने ये दवा खाई वो मर गए हैं, और उनकी ओर से यह मेरा वास्तविक सम्मान है कि इन कंपनियों को हम जिम्मेदारी तय करें ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर पाए। और जिन्होंने इस अफीम के संकट को बढ़ाया है, जिन्होंने इस महामारी को फैलाने में योगदान दिया है, उनके लिए जुर्माना कुछ हो नहीं सकता, जुर्माना उनके लिए तय नहीं कर सकता कि जुर्माने से ये होगा। लेकिन फिर भी हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इन 4 कंपनियों को कठोर दंड दें ताकि भविष्य में कोई फार्मा कंपनी पैसे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करे तो उसको एक कठोर उत्तर दिया जा सके। तो इन 4 कंपनियों के ऊपर 1,95,000 करोड़ का जुर्माना किया गया। इन 4 कंपनियों के कारण जो लोगों की डेथ हुई वो लाखों व्यक्तियों की डेथ हुई। अगर मैं 30 साल की बात करूं तो पिछले जो रजिस्टर्ड मौतें हुई, जिसकी लोगों ने शिकायत की, जिसके साइड इफेक्ट के बारे में बातचीत की और जो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास आंकड़ा है वो लगभग 5 लाख लोगों का है। तो आप कल्पना कीजिए।
अब मैं जो आपको दूसरी कहानी सुना रहा हूं जो फार्मा कंपनियों के फ्रॉड की है, वो कहानी इतनी दर्दनाक है, एक कसाई भी उसको यदि सुने तो उसकी आंखों में से भी पानी आ जाए। ये फार्मा कंपनी किस प्रकार से मरीजों की जान से खिलवाड़ करती हैं और कैसे दर्दनाक तरीके से उनको दर्द देती हैं, इसका अगर एग्जाम्पल देखना हो तो आप जॉनसन एंड जॉनसन का देख सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का DPU के नाम से एक कंपनी है, DPUY। इसने लोगों को जिनको कूल्हे जिनके खराब हो गए, तो कूल्हे के अंदर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ये कहती है कि जो पेन के स्टैंड में पेन होता है ना, तो बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है जो चारों ओर घूम सकता है, एक बॉल होती है उसके बाहर एक कवर होता है और वो चारों ओर घूम सकती है, तो ऐसा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है हिप्स में। तो उस ज्वाइंट में कई बार खराबी आ जाती है आर्थराइटिस के कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण और किसी बीमारी के कारण। तो उसका खराबी के कारण वो ज्वाइंट ठीक से काम नहीं करता। तो वो ज्वाइंट जब ठीक से काम नहीं करता तो दिक्कतें पैदा होती हैं, और वो जो दिक्कतें पैदा होती हैं तो जॉनसन एंड जॉनसन ने कुछ साल पहले ये दावा किया, और ये दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा इसका समाधान लेकर आए हैं कि जिनका कूल्हा खराब है वो अपने कूल्हे का रिप्लेसमेंट करवा लें और हमारी कंपनी का बनाया हुआ कूल्हा वो लगवा लेंगे, तो उनको सारी उम्र बहुत आराम से वो चल फिर पाएंगे, वो दौड़ पाएंगे। तो बाजार में जब उन्होंने पहली बार ये आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट ASR के नाम से पिनेकल हिप इम्प्लांट, हिप ज्वाइंट, आर्टिफिशियल हिप ज्वाइंट जो निकल और क्रोमियम के बने हुए थे वो लॉन्च किए, और वो लॉन्च किए जो मेटल ऑन मेटल टेक्नोलॉजी से बने थे। मतलब जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रहेगा वो दोनों हिस्से मेटल से बने रहेंगे, और मेटल से बने रहेंगे तो उन्होंने कहा कि ये कूल्हे के अंदर जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे से मरीज का कूल्हा चल पाएगा, और ये अब तक की सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा कि हमने इसका ट्रायल कर लिया है, इसके ऊपर रिसर्च कर ली, इसके ऊपर स्टडी कर ली, और ये बहुत लाभकारी है, इसको जिसने लगवा लिया उसका जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन जिन रोगियों ने हिप इम्प्लांट्स लगवाए, उनको लगवाने के बाद जब उनको 2004 में जब इनको लॉन्च किया गया, तो 2013 आते आते जब जिन रोगियों ने ये हिप्स लगवाए थे, उनके खून में जिस क्रोमियम के ये बने हुए थे, क्रोमियम एक ऐसी जहरीली धातु है, वो यदि रिस्क हमारे खून के अंदर मिल जाए तो हमारी पूरी बॉडी को टॉक्सिक कर सकती है, पूरी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती है, पूरी बॉडी को जहरीला बना सकती है। तो रोगियों को ये आर्टिफिशियल हिप्स लगाए गए। जिन रोगियों को ये आर्टिफिशियल हिप्स लगाए गए, उन रोगियों के हिप्स के अंदर जब क्रोमियम का लीकेज हुआ, तो वो लीकेज हुआ क्रोमियम लोगों के खून में मिलना शुरू हुआ, और जब वो क्रोमियम लोगों के खून में मिलना शुरू हुआ तो किडनी फेलियर से लेकर लीवर फेलियर से लेकर 50 तरह की बीमारियां पैदा होनी शुरू हुई। अब ये जो हिप रिप्लेसमेंट होता है, इसके लिए हड्डी के एक हिस्से को काटा जाता है, फिर उस हिस्से में मेटल का ज्वाइंट लगाया जाता है, और वो जो ज्वाइंट ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को जोड़कर वो हिप ज्वाइंट जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट है वो लगाया जाता है। उसके लिए 8 से 12 इंच का पूरा आधे से लेकर 1 फीट तक का चीरा लगाया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, जिनका हिप्स खराब होता है उनकी उम्र 50, 55, 60, 70, 75, 80 साल की होती है। उस उम्र में रिकवरी नहीं होती, उस उम्र में घाव नहीं भरता। जिसको कोई डायबिटीज, कोई और बीमारी हो तो इन्फेक्शन होने के, घाव के सड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये ऑपरेशन करने के लिए हाई डोज में एंटीबायोटिक से लेकर स्टेरॉइड दिए जाते हैं। उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो अलग से होते हैं। मरीज ये सोचकर महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी कंपनी जिसको माना जाता है जॉनसन एंड जॉनसन के हिप रिप्लेसमेंट, दूसरी कंपनियों के चाहे 1 रुपए में उपलब्ध हो, लेकिन 1 रुपए के स्थान पर वो 10 रुपए अपनी कष्ट कमाई के देकर ये लेते हुए कि मेरे शरीर का मामला है, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और वो कंपनी जो दावा करती है कि हम आपके जो छोटे से बच्चे हैं उसका भी ख्याल रखते हैं, उसके हिप रिप्लेसमेंट लगवाए गए। और वो जो हिप रिप्लेसमेंट लगे, तो लगने के बाद जिनको भी लगाया उनको जब दिक्कत होनी शुरू हुई तो उनका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा, और दोबारा ऑपरेशन करके 6 इंच के, 8 इंच के, 12 इंच का चीरा लगाकर दोबारा ऑपरेशन करके उन लोगों को कितना दर्द और तकलीफ हुई होगी, वो इम्प्लांट वापस निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि यदि वो इम्प्लांट शरीर के अंदर रह गया तो शरीर को इतना जहरीला बना देगा कि शरीर उन हैवी मेटल्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा, ब्लड से बाहर वो निकलेंगे नहीं और व्यक्ति मर जाएगा। तो ये सब बाहर निकालनी पड़ी, दोबारा उनकी सर्जरी करनी पड़ी। तो जब
ये सारी दिक्कतें हुई। तो दिक्कतें होने के बाद मरीजों ने जब पता लगाया तो पता लगा कि ये जो सारी बीमारी हो रही है ये उन्हीं मरीजों को हो रही है जिन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का हिप रिप्लेसमेंट करवाया था, आर्टिफिशियल हिप्स लगवाया था। तो 2013 में आप कल्पना कीजिए, 2004 से लेकर 2013 तक 8000 लोगों ने ASR हिप रिप्लेसमेंट में जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर मुकदमे किए। और जॉनसन एंड जॉनसन ने पहले तो कहा कि हमारा हिप तो बिल्कुल सेफ है, इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। उनके वकीलों ने कोर्ट में खड़े होकर यह कहा, हमने तो बहुत अच्छी रिसर्च की है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है और भैया हमारे हिप रिप्लेसमेंट के कारण नहीं है। लेकिन डाटा 8000 लोगों का था, सबकी स्टडी की गई, उन लोगों ने मुकदमा लगा और जो कोर्ट थी वो भी ईमानदार कोर्ट थी। तो जॉनसन एंड जॉनसन को अपनी गलती को मानना पड़ा और उसके ऊपर $4 बिलियन का जुर्माना हुआ, 30,000 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। और 30,000 करोड़ 8000 लोगों के ऊपर भुगतान करने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन तैयार हो गई। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 4 करोड़ रुपए हर मरीज को देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका जैसे देश में भी 4 करोड़ रुपए किसी को दे और उसको ये कहे कि आपको 6 इंच का मोटा चीरा लगवाना है, अपनी हड्डी को कटवाना है और हड्डी के ऊपर कुछ डलवाना है और उसके लिए आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति एक नाखून में भी चोट लगवाने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन बड़ी उम्र के व्यक्तियों ने हिप रिप्लेसमेंट करवाया तो 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने यह कहा भी, इन मरीजों को जो दर्द हुआ है उस दर्द की भरपाई तो 4000 करोड़ रुपए देकर भी नहीं हो सकती। ये तो हम इसलिए जुर्माना लगा रहे हैं ताकि दूसरे लोग इससे सबक लें। जब और दूसरे लोगों को जिनको बाद में हिप रिप्लेसमेंट हुआ था उनको जब दिक्कतें आनी शुरू हुई तो मई 2019 में कंपनी के ऊपर फिर मुकदमा किया गया और 6000 लोगों ने मुकदमा किया। उसके बाद जुलाई 2019 में और लोगों को पता लगा तो 11000 से ज्यादा मुकदमे अभी भी जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर चल रहे थे और हजारों ऐसे लोग थे जिनको दिक्कत होनी शुरू हुई तो उन्होंने तय किया कि हम इसके ऊपर मुकदमा करेंगे। ये तो अमेरिका की कहानी की मैंने बात की और ये कहानी केवल अमेरिका की नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जितना सामान अमेरिका में बेचती है उससे ज्यादा सामान भारत में बेचने का काम करती है। भारत के अंदर भी 2004 में ये हिप रिप्लेसमेंट लॉन्च किए गए। ये हिप रिप्लेसमेंट जब लॉन्च किए गए तो डॉक्टरों की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, सेमिनार आयोजित किया गया और ये कहा कि ये तो रामबाण उपचार है, इसका हिप रिप्लेसमेंट कीजिए। डॉक्टरों के पास कोई बीमे वाला, बिना बीमे वाला कोई भी व्यक्ति गया, सबको कहा कि आपका कूल्हा खराब है, लाइए बदल देते हैं। बदल देने के बाद आपको जॉनसन एंड जॉनसन का लगाएंगे और आप बिल्कुल दौड़ने लग जाएंगे। तो 2004 से लेकर 2020 तक 4700 मरीजों के वो कूल्हे बदले गए। 2004 से 2010 के बीच में जब शिकायत आनी शुरू हुई तो शिकायत आने के बाद जब मरीजों ने कहा कि हमारे ब्लड के अंदर क्रोमियम का लेवल बढ़ रहा है, हैवी मेटल्स बढ़ रही हैं, बॉडी रिएक्ट कर रही है, हम ठीक से रह नहीं पा रहे, तो कोर्ट में मामला गया। तो भारत के अंदर तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप कहीं कोई बात कह सकें। कोर्ट में मामला गया, जॉनसन अमेरिका की खबरें भी आनी शुरू हुई तो लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा किया। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने पहले तो डिनाई किया और डिनाई करने के बाद कुछ जागरूक लोगों ने जब मुकदमा किया तो जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी गलती नहीं मानी और कुछ लोगों ने मुकदमा किया तो उन्होंने पता लगाया कि 4700 हिप रिप्लेसमेंट तो कम से कम भारत में बेचे गए हैं। जॉनसन एंड जॉनसन को कहा कि आप ये डाटा उपलब्ध करवाओ कि आपने किस किस डॉक्टर के थ्रू कितने हिप रिप्लेसमेंट करवाए हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने वो डाटा देने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि डाटा हमने दे दिया तो हमारे ऊपर और मुकदमे होंगे। कुछ लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उनका तो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, हम तो जो बिल करते हैं वो बिल किसी एक व्यक्ति के नाम करते हैं। तो षड्यंत्र देखिए कि उनका डाटा नहीं दिया और 4700 व्यक्तियों में केवल 1080 मरीजों का ही पता लगा। भारत के अंदर ऐसे हजारों लाखों मरीज हैं जो गांव से आते हैं, जिनको हिप रिप्लेसमेंट हो गया और होने के बाद वो मर भी गया तो वो ब्लड के अंदर जांच नहीं करवा पाते कि क्या बीमारी के कारण मरा। वो यही सोचते हैं कि इसकी उम्र आ गई तो इसलिए मर गया। तो जब उन्होंने 2010 में अपने इस हिप रिप्लेसमेंट को भारत में बेचना शुरू कर दिया, इसके अंदर जो क्रोमियम और कोबाल्ट थी, ऐसे ही कोबाल्ट भी क्रोमियम की तरह बहुत जहरीली धातु है, ये अगर खून के अंदर मिल जाए तो मेटेलिक टॉक्सिसिटी पैदा करती है। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, मुकदमा लड़ा गया। मुकदमा लड़ा तो केंद्र सरकार ने कहा कि हर मरीज को कम से कम 30 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए का हर्जाना मिलना चाहिए
और कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने इसका विरोध किया कि कहा ये तो हमारे हिप रिप्लेसमेंट के कारण नहीं हुआ है, ज्यादा आप करते हो तो हम जुर्माने के रूप में नहीं है लेकिन स्वेच्छा से, एक चैरिटी की भावना से हम 25 लाख रुपए हर मरीज को दे सकते हैं। सरकार ने 2 कमेटियां गठित की, अग्रवाल समिति गठित की जिसने इस हिप रिप्लेसमेंट के जितने टेक्निकल इश्यूज हैं उनको देखा। दूसरी RKRA समिति गठित की कि मुआवजे का कैलकुलेशन कीजिए कि एक व्यक्ति को जिसको जॉनसन एंड जॉनसन का ये हिप लगाया गया उसको कितना नुकसान हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, कितने काम की हानि हुई होगी, तो इसका मुआवजा कैलकुलेट किया जाए। तो समितियों ने मुआवजा कहा कि मुआवजा तो होना तो करोड़ों में चाहिए और ये जो दर्द है, जो 2-2 बार 6-6 इंच का चीरा लगा है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कम से कम करोड़ों रुपए का जुर्माना तो इसको देना चाहिए। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने खुद उन समितियों को सरकार ने कैसे गठित किया इसको ही कोर्ट में चुनौती दे दी कि हम नहीं मानते। और लास्ट तक भी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि हम केवल 25 लाख रुपए प्रति रोगी का भुगतान करेंगे और वो भी हम स्वैच्छिक रूप से देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भारत की मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें एक कंपनी ने जहरीले इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर लगाए और मरीजों को कितना दर्द हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाते हैं कि बहुत मासूम है, आपके छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसकी पोल भी हम खोलने वाले हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बेबी पाउडर के नाम से कैसे लाखों करोड़ों बच्चों को कैंसर देने का काम किया है, उसकी बात अगले एपिसोड में करेंगे। और बहुत सारा रिकॉर्ड है, लाखों हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जुर्माना लगा है, सैकड़ों कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगा है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वैदिक चैनल, और ये कार्यक्रम आपको ठीक लगा हो तो जन जागरूकता के लिए इसको जरूर शेयर कीजिए, इसका लिंक लेकर दूसरों को आप बता सकते हैं। और ये सारा मैटर सब एकदम फैक्ट है, सब सच है। आप इसका प्रयोग करके दूसरे लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं, अपने शब्दों में इसको बोल सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर इसको वायरल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।